नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम करने जा रहे हैं प्राचलिक फलनों का अवकलन। सबसे पहली बात कि प्राचलिक फलन आपने सभी सुना होगा कि प्राचलिक फलन आपने भी आज तक कभी देखा नहीं, सारे फलन सुने होंगे, प्राचलिक फलन के बारे में कभी नहीं सुना। चलिए, आपने फलनों का नाम दिमाग में आते आपके दिमाग में आता है y बराबर एफ एक्स। आज तक यही पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी फलन को y के सापेक्ष दर्शाया जाता है, y बराबर एफ एक्स। जहां पर एफ एक्स क्या होता है? चर x के रूप में कोई भी फलन होता है, चर x के रूप के, चर x के रूप। जहां पे चर x क्या होता है? एक स्वतंत्र चर। जहां पर x क्या होता है? एक स्वतंत्र चर। कि भी x जो है कुछ भी मान ले सकता है, अपने प्रांत में से x कोई भी मान ले सकता है। और y जो होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है? y का मान निर्भर करेगा किसके ऊपर? fx के ऊपर। fx के अंदर जो भी x है, x का जो भी मान रखेंगे वो किस पर निर्भर करेगा? y जो निर्भर करेगा किस पर? x पर। तो y क्या, इस प्रकार के जो फलन जो किसी दूसरे फलन के ऊपर निर्भर रहेंगे, x का मान कुछ भी डालोगे इसके अंदर तो y का मान तो निकलेगा। x का मान कुछ भी डाल सकते हो लेकिन y का मान कुछ भी नहीं रख सकते। तो y क्या कहलाएगा? एक प्रतंत्र चर। ऐसे चर जो किसी दूसरे चर के ऊपर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतंत्र चर। और इससे चर जो किसी पर निर्भर ना रहे, जो अपना मान स्वतंत्र ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र चर। अब देखो, अगर y और fx को सीधा परिभाषित ना किया जा सके तो y और fx को किसी माध्यम के द्वारा क्या किया जाता है? परिभाषित। वह माध्यम क्या कहलाएगा? अब माध्यम लेना पड़ेगा, फलनों की बात करें तो माध्यम भी क्या लेना पड़ेगा? एक फलन लेना पड़ेगा। तो कोई तीसरा फलन x, कोई भी आपकी अलजेब्रा का एबीसीडी का ए बी सी डी कुछ भी फलन ले लिया, जैसे जैसे जेड तक कुछ भी ले सकते हो, उस तीसरे फलन के सापेक्ष y परिभाषित होगा, उसी तीसरे फलन के सापेक्ष x परिभाषित होगा। तो उन दोनों फलनों से y और x के बीच में क्या निकाला जा सकता है? एक संबंध। तो वो तीसरा फलन जो भी आप मानोगे आपके अंग्रेजी वर्णमाला का, वो क्या कहलाएगा? एक प्राचल। क्या कहलाएगा? जैसे मान लिया y को किसी फलन के सापेक्ष, जैसे आपके वृत्त का समीकरण, जैसे ले लिया वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण आप लोग जानते हो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जहां पर x क्या होता है? क्षैतिज घटक। तो इसको हमेशा किससे लिखा जाता है? a cos थीटा से। किससे लिखते हैं? a cos थीटा से। y क्या होता है? ऊर्ध्वाधर घटक। इसको किससे लिखते हैं? b sin थीटा से। किससे लिखते हैं? b sin थीटा से। x बराबर a sin थीटा, y बराबर b sin थीटा। x किस रूप में परिभाषित है? cos थीटा के रूप में। और y किस रूप में परिभाषित है? sin थीटा के रूप में। मतलब x का मान जो है वो निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। और y का मान भी किस पर निर्भर कर रहा है? थीटा के रूप में। मतलब इन दोनों के बीच में जो एक कड़ी है वो कौन है? थीटा, जो इन दोनों के बीच में संबंध तय करेंगे। तो इस प्रकार के फलन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पराचलिक फलन। क्या कहलाते हैं? पराचलिक फलन। और वो तीसरी चर राशि क्या कहलाती है? प्राचल। जैसे यहां पर क्या है? साइन थीटा, मतलब कोण पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राचल। क्या कहलाएगा? प्राचल। इस प्राचल से हम क्या करेंगे? y और x के बीच में क्या निकालेंगे? संबंध। क्या निकालेंगे? संबंध। जैसे करने जा रहे हैं हम 5.6 से 12वीं क्लास का 5.6 से पहले का बुक का ये एग्जांपल आपका। जैसे एग्जांपल है, नंबर वगैरह चेक कर लेना। y बराबर x बराबर क्या दे रखा है? x बराबर क्या दे रखा है? a cos थीटा। और y बराबर क्या दे रखा है? b sin थीटा। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? b क्या निकालो? dy अपॉन में dx। ये फाइंड आउट करना। अब देखो, डायरेक्ट x से y के सापेक्ष समाकलन करें तो dy बटा dx नहीं निकल सकता। हाँ, एक तरीका है अपने पास कि dy बटा dx किस प्रकार निकाल सकते हैं? dy। अब देखो, dy का किसके सापेक्ष समाकलन कर दें? थीटा के सापेक्ष। तो क्या आएगा? dy अपॉन d थीटा। और बटे में d, इसी प्रकार से x का किसके सापेक्ष कर दें? थीटा के सापेक्ष। तो क्या बनेगा? dx अपॉन में d थीटा। इसका मतलब प्राचलिक फलनों का अवकलन निकालने के लिए, क्योंकि दो फलनों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए हमेशा इस बार करेंगे जो प्राचलिक फलन दे रखा है उसके सापेक्ष उसका क्या कर देंगे? अवकलन। और y वाले फलन के अंदर x वाले फलन का क्या दे देंगे? हर बार भाग दे देंगे। जैसे सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू x के थीटा, सॉरी किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। क्या आएगा यहाँ पर? dx अपॉन में d थीटा बराबर क्या आएगा? a d अपॉन में d थीटा। किसका करना है? cos थीटा, क्योंकि a तो क्या है? चर राशि, तो वो बाहर आ जाएगी। सेम एज dx अपॉन में d थीटा बराबर क्या आ जाएगा?
यहां पर आ जाएगा ए cos थीटा का करेंगे क्या आएगा माइनस का sin थीटा। तो लास्ट रिजल्ट क्या बनेगा dx अपॉन में d थीटा बराबर माइनस का a sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसको समीकरण नंबर नाम दे दिया। इसी प्रकार से हमारे पास y क्या है, y बराबर b sin थीटा। तो इसका भी किसके सापेक्ष करेंगे, जो तीसरा प्राचलिक फलन है उसके सापेक्ष dy अपॉन में d थीटा निकालेंगे। सेम एज d कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, किसका करना है थीटा के सापेक्ष sin थीटा का। dy अपॉन में d थीटा बराबर क्या आ जाएगा b sin थीटा का करेंगे तो क्या आएगा भाई cos थीटा। थीटा के सापेक्ष थीटा का करेंगे तो एक बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 3 बन गई 4। अब समीकरण 3 व 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से क्या कर सकते हैं dy बटे डी थीटा के अंदर किसका भाग देते हैं dx अपॉन डी थीटा। डी थीटा कट जाएगा और निकल के आ जाएगा dy बटे dx। तो करते हैं dy बटे डी थीटा में भाग देना है किसका dx बटे डी थीटा बराबर। तो dy बटा डी थीटा ऊपर लिखा है, तो यहां से भी dy बटा डी थीटा का मान कितना है b cos थीटा। सेम एज ये dx अपॉन डी थीटा का मान कितना माइनस में a sin थीटा। क्या आ जाएगा माइनस में a sin थीटा। ये थीटा से थीटा गया, क्या बचा यहां पर dy अपॉन में dx बराबर ये क्या बन जाएगा माइनस का b अपॉन में a cos बटा sin क्या बन गया भाई cot थीटा। ये अपना क्या आ गया dy बटे dx। ये आपका एग्जांपल बुक का।